नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल 2.0 बोर्ड क्लासेज। तो हम जो पहले वाला वीडियो डाला था हमने विद्युत साइंस का 12वां चैप्टर, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो हमने ओम का नियम पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? ओम का नियम। तो जो ओम के नियम में जो मैंने बातें बताई थी, क्या बताई थी? V समानुपाती I और V बराबर IR बताया था। यहाँ R एक स्थिरांक है और जिसका अर्थ क्या होता है? रेजिस्टेंस। और जब हम आगे बात करते हैं ओम के नियम का जो ग्राफ बनता है ना, वो क्या होता है? सीधा बनता है। ऐसे क्या होता है? सीधा बनता है ग्राफ। ठीक है, क्यों बनता है? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ये फॉर्मूला आ गया, ये ओम का नियम है। तो हम इससे आई का मान भी निकाल सकते हैं, क्या? V/R, क्योंकि R जब इधर जाएगा पक्षांतरण होकर तो वो क्या आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। और R का मान कैसे निकालेंगे? V/I, जैसे ये इधर चला गया। अब देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले हम याद कैसे रखेंगे? तो करना क्या, आपको एक त्रिभुज बनाना है। क्या करना है? बनाया त्रिभुज, बीच में एक लाइन खींचनी है और एक यूं लाइन खींचनी। इसके ऊपर तो क्या लिखना है? V लिखना है। नीचे क्या लिखना है? I। और इधर क्या लिख देना है? R लिख देना। इतनी ही बात समझ में आई? बस फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? V उतारे, V के बराबर क्या था? IR। ये लिख दिया मैंने, IR। ठीक है, अब देखो I बराबर क्या था? V/R दिख रहा है आपको? ऑटोमेटिक दिख रहा है। और R बराबर क्या दिख रहा है? V/I। तो ये चीज़ें सामने दिख रही है ऐसे, तो आप इसको ऐसे लिख के भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का मैं पूरे चैप्टर के जितने भी गणितीय रूप में क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, तो उस पर सॉल्व कर दूंगा। तो आइए हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और व्यवहारिक अनुप्रयोग। इससे आगे वाला टॉपिक है, अच्छा हाँ, इससे आगे वाला टॉपिक है, ये पढ़ लिया था हमने ओम का नियम। और इससे आगे है कि चालक जो होता है, चालक की प्रतिरोधकता किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है? चालक की प्रतिरोधकता किन कारकों के ऊपर डिपेंड करती है? इस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ओम का नियम लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज समझ में नहीं आती, जैसा मैं बोर्ड के ऊपर बनाता हूँ वैसा जिस समय वीडियो देखो तो पेन कॉपी लेके बैठा करो और ऐसा कैसा बनाओ, उसके बाद वापस बोलो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? कारकों के ऊपर प्रभाव, यानी कि जो प्रतिरोधक होता है, चालक होता है, उसके ऊपर प्रतिरोधक किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या दिया हुआ है किताब के अंदर? एक आपको क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्रियाकलाप दिया हुआ है। वो क्रियाकलाप को समझते हैं। है क्या? उन्होंने एक तार लिया है। क्या लिया है? क्या लिया उन्होंने? ये ले लिया मैंने एक तार। ठीक है, तार लिया। अब इसको करना क्या? इसको मैं बना देता हूँ सर्किट। क्या बना देता हूँ मैं? यहाँ से एक कुंजी लगा देता हूँ बीच में, एक अमीटर लगा देता हूँ यहाँ, और एक ऐसे करके एक सर्किट बना देता हूँ। ये मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है, ये बन गया। ये ध्यान रखना, आपके यहाँ से यहाँ क्या है? तार है। ठीक है, तो ये तार लगा दिया। अब ये नाइक्रोम का तार है। किसका? ये नाइक्रोम का तार है। अब करना क्या है? अब आपको ध्यान रखना है कि ये तार जो है, अभी अमीटर का पाठ्यांक क्या है जब ये तार लगाया हुआ है। उसके बाद में मैंने क्या किया? इस तार की लंबाई को क्या किया? दुगुनी कर दिया। जैसे माना ये तार लगा हुआ है तो इसकी लंबाई को मैंने क्या किया? दुगुनी कर दिया। मतलब क्या किया? ये क्या हो गया? दुगुना हो गया। और जब तार की लंबाई दुगुनी किया तो अमीटर के ऊपर क्या पाठ्यांक हुआ? यानी कुछ ना कुछ यहाँ लंबाई दुगुनी करने के ऊपर यहाँ कुछ चेंजिंग आया होगा। तीसरे में मैं क्या करता हूँ? तीसरा और लिया। अब मैं इसकी जो मोटाई होती है वो क्या करता हूँ? तार की मोटाई बढ़ा देता हूँ। ये देख लो, ये मैंने क्या किया? तार की मोटाई बढ़ा दी। ये लो, ये मैंने क्या किया? तार की मोटाई बढ़ा दी। अब इसके अंदर क्या चेंजिंग आया? और चौथे नंबर पे मैंने ले लिया जो ये तार है, इसको पतला कर दिया। क्या कर दिया? इससे पतला कर दिया। ये जो है ना तार है, इससे मैं क्या किया? यानी कि मैंने एक ही तार को क्या किया? लंबाई दुगुनी की, उसके बाद इस तार को मोटा किया, उसके बाद इस तार को पतला कर दिया। तो हमारे पास इनसे फर्क क्या आया? तो हमने क्या देखा?
जब तार की लंबाई दुगुनी होती है तो इसका पाठ्यांक आधा हो जाता है। क्या 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 हो जाता है? आधा हो जाता है, यानी कि इसकी लंबाई दुगुनी हुई तो पाठ्यांक आधा हो गया। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या पता चला कि जब परिपथ के अंदर समान मोटाई का तार, ठीक है, परिपथ में समान लंबाई का मोटा तार यानी कि तीसरे में लगाया मैंने इसमें, तो इसका पाठ्यांक क्या हो गया? दुगुना हो गया। क्या हो गया? अमीटर का पाठ्यांक बढ़ गया। ठीक है, तब ये पाठ्यांक में तब अंतर आता है जब क्या होता है? भिन्न भिन्न पदार्थ की समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। अब हुआ क्या? जब मैंने ये तार जोड़ा, ठीक है, तो इसमें तार जोड़ा तब यहाँ पे क्या होगा? पाठ्यांक आधा हो गया, 1/2 हो गया। लेकिन जब मोटाई का तार जोड़ा तब इसका पाठ्यांक बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, तो इससे हमारे को पता क्या चला? इससे हमारे को ये पता चला जो चालक का प्रतिरोध है वो तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल और प्रतिरोध में जो पदार्थ लगा हुआ है इस पदार्थ के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या चीज सीखी इसमें से? पहली चीज क्या सीखी? किसके ऊपर निर्भर करता है? तार की लंबाई, चालक की लंबाई। दूसरा क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, और तीसरा है पदार्थ, कौन सा पदार्थ है, यानी पदार्थ की प्रकृति क्या है। ठीक है ना? क्या है? तीसरा पदार्थ की प्रकृति क्या है? क्या है? पदार्थ की प्रकृति क्या है? पदार्थ की प्रकृति क्या है? ठीक है ना? तो ये तीन चीजों के ऊपर क्या 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 होता है? जो अपना प्रतिरोध होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इनके ऊपर निर्भर रहता है। तो अब देखो हुआ क्या? ठीक है, जब हमने ये चीज की, ठीक है, तो हुआ क्या? ठीक है, तो अब इसमें ये है कि हम एक चालक तार लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया एक चालक तार, ये लिया। ठीक है, अब इसकी लंबाई क्या है? एल है। क्या है लंबाई? ये हमने इसकी लंबाई मान ली क्या? एल। क्या मानी? लंबाई क्या मानी हमने? एल मानी। ठीक है, अब लंबाई एल मानी तो उसका जो ये अनुप्रस्थ काट, अब देखो मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, ये अनुप्रस्थ काट क्या होता है। ठीक है, तो आपने कैसा भी अगर चालक देखा होगा तो वो चालक आपको बेलनाकार दिखाई दिया होगा, है ना? क्या दिखाई दिया होगा? बेलनाकार। तो इसमें जो ये चीज़ दिख रही है, ये यानी कि इसको बीच में से काटेंगे इसको, ठीक है, तो ये चीज़ आएगी, ये इसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लंबाई है, ठीक है, अब ये जो लंबाई है तो जो प्रतिरोध होगा ना, ये तो इस लंबाई के क्या 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 होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। ये आई नहीं है, ठीक है ना, यहाँ क्या है? एल है। ठीक है, और जो ये प्रतिरोध यानी कि ये जो अनुप्रस्थ काट यानी कि एरिया है, कौन सा अभी मैंने बताया था, ये इसके क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा कि ये है क्या? ठीक है, तो ये क्या है? इसको कहते हैं प्रतिरोधकता का नियम। इसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता का नियम। तो ये चीज मैं शुरू से लिख लेता हूँ, ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ, डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ, इसको वापस यहाँ लिख लेता हूँ इस चीज को। क्या? आर समानुपाती एल और आर समानुपाती 1/a। ठीक है, अब देखो हुआ क्या इससे? ये कौन सा नियम है? ये प्रतिरोधकता का नियम है। क्या है? प्रतिरोधकता। किसका नियम है? ये प्रतिरोधकता का नियम है। किसका नियम है? प्रतिरोधकता का नियम। ठीक है, अब जब मैं इसको बराबर में लिखूंगा दोनों को साथ में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? आर समानुपाती L/A। यहाँ क्या लिखूंगा? आर समानुपाती L/A। अगर मैं इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा, ठीक है, ये मैंने समानुपाती चिन्ह को हटा दिया, बीच में बराबर लगा दिया, ये आ गया क्या? ये आ गया आपका रो और ये L/A। अब आप बोलोगे ये रो क्या? तो ये रो इसको डिनोट करता है, किसको? प्रतिरोधकता को, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर।
इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, किसी चालक में जो पदार्थ होता है उसकी विद्युत को क्या क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। ये कैसे निकाला? जब हमने यहाँ ट्राई करके देखा तो पता चला जो प्रतिरोधक होता है वो इन कारकों के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इससे हमने क्या निकाला? ये फॉर्मूला निकाला। तो फॉर्मूले के अंदर ये आया, पदार्थ की जो वैद्युतिक क्षमता होती है उसको क्या क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता से हमने ये फॉर्मूले निकाले और इनका मात्रक जो मैंने लिखा, ये क्या है? ये प्रतिरोधकता का मात्रक है, यूनिट है। क्या ये मात्रक या यूनिट है? क्या है? ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। तो ये चीज इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बोलोगे ये काम कहाँ आती है? तो ध्यान रखना, जितनी भी धातुएं हैं या मिश्र धातुएं हैं उनकी प्रतिरोधकता हमेशा ध्यान रखना कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अब आप बोलोगे कम कैसे होती है? वो सीधी बात है, आपने विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो तांबा होता है। तांबे के अंदर विद्युत का एक सुचालक है, बहुत अच्छा चालक है। तो जिसकी सुचालकता ज्यादा होगी उसमें क्या होगा? प्रतिरोधकता उतनी कम होगी। क्योंकि मैंने जब पहले वाला वीडियो बनाया था, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसका देख लेना। क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था प्रतिरोध वो चीज होता है जो विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करता है। अब जो बाधा उत्पन्न करेगा तो वो क्या होगा? एक अच्छा चालक नहीं होगा। ठीक है, अगर तांबे को एक अच्छा चालक कहते हैं, चांदी को अगर एक अच्छा चालक कहते हैं, धातुएं जितने भी है उनको सब एक अच्छा चालक मानते हैं, तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी? कम होगी। और इसी की जगह हम अगर रबड़ या अधातु उपयोग में लें तो उसकी प्रतिरोधकता क्या है? ज्यादा होगी। क्या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, धातुओं और मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता मैंने बताई थी आपको बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। यानी कि कितनी होती है? तो वो ध्यान रखना, 10 की घात, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, धातुओं व मिश्र धातुएं, क्या जो मिश्रित धातुएं होती है, धातुओं की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ये ध्यान रखना 10 की घात -8 से 10 की घात -6 तक होती है। ठीक है, 10 की घात -8 से 10 की घात -6 तक होती है। और वहां पे अगर हम रबड़ या कांच जैसी विद्युतरोधी पदार्थों की बात करें तो उनकी जो प्रतिरोधकता है ना वो बढ़ जाएगी, और बढ़ के कितनी हो जाएगी? यानी कि रबड़ जो विद्युत का क्या है? कुचालक है। जैसे क्या? रबड़ व कांच भी क्या है? विद्युत का कुचालक है। तो इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? 10 की घात -12 टू 10 की घात -17। यानी कि ये देखो, सॉरी 10 की घात 12 टू 10 की घात 17। यानी कि ये देखो यहाँ पे कितनी अधिक प्रतिरोधकता और यहाँ पे कितनी कम है। तो इससे हमने सेंस क्या निकाला? इससे हमने सेंस यही निकाला कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होगी वो विद्युत धारा के अच्छे चालक होंगे, और जिनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी वो विद्युत धारा के कुचालक होंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। अगर इस चीज को आप चाहो तो मैं इधर आपके लिख देता हूँ ये चीज। मतलब क्या हुआ? प्रतिरोधकता अगर बढ़ेगी, क्या प्रतिरोधकता अगर बढ़ेगी तो वो क्या होगा? कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक। और प्रतिरोधकता अगर कम होगी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता अगर कम होगी तो वो क्या होगा? सुचालक होगा। क्या होगा? सुचालक होगा। तो ये चीज हमने पढ़ी। अब इसके आगे क्वेश्चन दिए आप क्वेश्चन कर लेना, और जो ये लिखा हुआ है ना उसके नीचे एक सारणी दी गई, चालक, मिश्र धातुएं, विद्युत रोधी, उनमें सबके मान दिए गए हैं, तो आप पढ़ लेना। अब आता है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। यानी कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? जो प्रतिरोध हमने पढ़ाई थी उनके कनेक्शन जो होते हैं, वो जो संयोजन होते हैं, जुड़ते हैं, वो कौन कौन से क्रम के अंदर जुड़ते हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे पहले मैंने धारा, विभवांतर, क्या वो जब संयोजन होते हैं तब उनके अंदर कोई फर्क आता है या वो सभी एक समान से जुड़ते हैं? उनमें क्या चीज ऐसी होगी
या उसमें कुछ गणितीय गणनाएं भी आएगी, तो हम उन सब चीज़ों को यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान रखना, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। मैंने यहाँ बीच में एक लाइन खींच दी। ठीक है, इस तरफ मैं लिख देता हूँ क्या, श्रेणी क्रम। ये मैं लिख दिया श्रेणी क्रम, और इधर मैं लिख देता हूँ क्या, समांतर क्रम। ठीक है, प्रतिरोधों के संयोजन, टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिरोधों के संयोजन। मैं यहां लिख लेता हूं ऊपर, प्रतिरोधों के संयोजन। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी और समांतर क्रम में कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी और समांतर क्रम में। अब देखो प्रतिरोध का सिंबल आपको पता है, वो जिगजैग जैसी लाइन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रतिरोधों के संयोजन बना लेता हूँ। ये बना लिया, ये एक प्रतिरोध, ये दो प्रतिरोध, और ये तीन प्रतिरोध। ठीक है, ये मैंने यहाँ तीन प्रतिरोध बना लिया, और यहाँ भी मैं से तीन प्रतिरोध बना लेता हूँ। ये लो। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जब भी ये पढ़ो दोनों कंबाइंड के अंदर पढ़ना, अच्छे से याद होगा ये। अगर आप सिंगल पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए और याद भी नहीं हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया, जब भी वीडियो देखो पेन कॉपी हाथ में लेके बैठा करो, जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोला करो तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, मिलता है। पहली चीज यहाँ क्लियर, क्या बोला मैंने, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिलता है। ठीक है, नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट या दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिलता है। यानी कि मैंने यहाँ दो लाइन बोली, क्या बोला, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिला, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिला। और जब हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो ये काम करना स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना श्रेणी क्रम, ये देखो एक से आगे एक क्या बन रही है, श्रेणी है। ठीक है, श्रृंखला है, तो यही क्या है, क्या ये प्रतिरोध है, क्या ये प्रतिरोध का कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। अब क्या समांतर क्रम भी ऐसे होता होगा क्या, ठीक है, तो समांतर क्रम ऐसे नहीं होता है। समांतर क्रम कैसे होता है, समांतर क्रम देखो, जैसे मैंने ये प्रतिरोध बनाया, उसके नीचे ही मैं दूसरा प्रतिरोध बनाऊंगा। यानी क्या आपने गणित के अंदर पढ़ा होगा समांतर लाइन, यानी समांतर रेखा, वो रेखा जो कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, वो क्या समांतर रेखा होती है। वैसे ही क्या है ये समांतर क्रम, या आपकी किताब में लिखा हो पार्श्व क्रम। ठीक है, तो यही चीज होती है। और अब मैं इसको यहाँ पे तीनों को आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये लो, ये मैंने तीनों को ही जोड़ दिया आपस में। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है, अब देखो, अब आएगा, तो हमने इसकी परिभाषा क्या पढ़ी कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे आपस में मिले हुए होते। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखो अब हुआ क्या, अब जब मैं यहाँ से धारा दूंगा प्लस माइनस, ठीक है, अगर मैं यहाँ से धारा दूंगा तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे क्या आया, आई आ गया, तो यहाँ से भी क्या जाएगी, आई जाएगी, और इसमें भी क्या जाएगी, आई जाएगी, और इसमें भी क्या जाएगी, आई जाएगी, और इधर से आई क्या आएगी, वापस आ जाएगी। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इससे मतलब क्या निकला हमारा, यही मतलब निकला कि तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहेगा। तो मैं यहाँ ये चीज लिख देता हूँ, क्या, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, तीन सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहेगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये गई आई, यहाँ से जाएगी आई, अब जब यहाँ से आई जाएगी ना, तो जो इसमें जाएगी ना आई, वो I1 होगी, क्योंकि अब ये तीनों में क्या करेगी, जाएगी, ये यहाँ से यूँ फैलेगी। ठीक है, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई, और ये I3 हो गई। ध्यान रखा, फिर इधर भी ये I1 आएगी, और ये I क्या आएगी, 2 आएगी, और ये I3 आएगी, ये बाहर निकल के वापस क्या बन जाएगी, I बन जाएगी, और वापस इसके अंदर I आ जाएगी। मतलब यहाँ से धारा गई, वो तीनों भागों में यूँ बराबर चल के यहाँ आ गई। अब धारा तीनों में ही जाएगी तभी तो प्रतिरोध काम करेंगे। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे आगे जाके वापस इकट्ठी हो गई। तो मतलब इसमें हमने क्या पढ़ा, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। पहले हमने क्या पढ़ी, इसकी परिभाषा देखी। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन वो होता है जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। और समांतर क्रम किसे कहते हैं, कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगर आपस में जुड़े हो, वो क्या कहलाएंगे, समांतर क्रम कहलाएंगे। अब जब इन श्रेणी क्रम में हमने आगे बात की तो सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, हमने क्या देखा, धारा का मान समान हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, अलग अलग हुआ। दूसरी बात, अगर मैं वोल्ट मीटर लगाना चाहूँ तो क्या यहाँ से लगा के यहाँ पूरे में लगाऊंगा, या पूरे में नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से धारा के वापस वोल्ट मीटर में होकर चली जाएगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे अलग वोल्ट मीटर लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, ये लगा लिया अलग वोल्ट मीटर V1, और मैंने यहाँ पे लगा लिया ये V2, और मैंने यहाँ पे लगा लिया ये V3। ठीक है, ये मैंने क्या लगा लिया, यहाँ तीन अलग अलग वोल्ट मीटर लगा लिए। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि यहाँ पे सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान अलग अलग होगा। किसका मान अलग होगा, विभवांतर का मान अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब मैं अगर यहाँ पे अगर एक एक में लगाना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी प्रतिरोध क्या है, पास पास में। और आपने सुना होगा जो ये विभवांतर यानी वोल्ट मीटर होता है वो पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में ही लगता है। तो मैं जो विभवांतर लगाऊंगा वो यहाँ लगाऊंगा, सबका एक ही। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, विभवांतर का मान समान होता है। क्या, विभवांतर का मान समान होता है। क्या होता है, विभवांतर का मान समान होता है। तो ये दो चीज अपने को ध्यान में रखनी, किसमें, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। किसमें ध्यान रखनी, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, अब आता है कि जो यहाँ अलग अलग प्रतिरोध दिए हुए, क्या उनका कोई फॉर्मूला होगा इन सब प्रतिरोध को एक करने के लिए, इन सब प्रतिरोध का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ भी होगी, तब हम उस फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखो अब यहाँ पे वही फॉर्मूला काम में लेना, कौन सा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ओम का नियम।
अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, आप देख लेना। तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ, यहाँ मैं देख लेता हूँ ओम के नियम का फॉर्मूला क्या था, V बराबर आई आर। क्या था, V बराबर आई आर। ठीक है, तब देखो हमने जो V लिया था वो क्या लिया था, सब में अलग अलग लिया था, तो मतलब सबके फॉर्मूले क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हम सबके अलग अलग फॉर्मूले यहाँ लिखते हैं। ये क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं पहले प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या, V1 बराबर आई तो कॉमन है, यहाँ R1 हो गया। ये क्या R1 है, ये R2 है, और ये क्या R3 है। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या, V2 बराबर IR2, और तीसरा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ V3 बराबर IR3। ठीक है, ये चीज़ हुई। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मैं नीचे सबको बराबर में रखूं, क्यों, क्योंकि ये देखो सबके वोल्टा का मान जोड़ेंगे तब क्या आएगा, बैटरी का मान आएगा। तो ये मैं लिख दिया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो अपन इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ V का मान क्या लिया था हमने, IR, तो मैंने यहाँ लिख दिया IR। ये ध्यान रखना, जो नीचे सोल्व किया उसी को वापस ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब आप बोलोगे कि ये मान कहाँ से आ रहा है, ये देखो V का मान हमने ये लिया था, V1 का ये लिया था, V2 का ये लिया था, V3 का ये ले लिया। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, IR बराबर I, इस सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो I से I कट गया। अब जो ये श्रेणी क्रम लिखा हुआ मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया और ये आगे फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज़ समझ में आई। हमारे पास प्रतिरोध यानी कि परिपथ के सभी प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का ये फॉर्मूला गया। ये परीक्षा के अंदर क्वेश्चन ध्यान रखना 5 नंबर का पूछा जाता है, इन दोनों में से एक है और पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ध्यान रखो, देखो आई का मान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम आई का मान लेंगे। क्या लेंगे, आई का मान। तो हम आई का मान ले लेते हैं। आई बराबर मैंने त्रिभुज के नियम बताया था क्या होता है, यानी ओम के नियम मैंने बताया था, आई बराबर V बटा R। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी आई का मान लूंगा। जैसे I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1। ये पहले यानी कि ये यहाँ पे R1 है, ये यहाँ पे R2 है और ये यहाँ पे R3 है। अब पार्श्व क्रम के तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला कैसे निकलता है वो देखना। दूसरा क्या है, I2 बराबर क्या होगा, V बटा R2, और I3 बराबर क्या होगा, V बटा R3। ठीक है, अब जब हम इनको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये चीज़ हमने जोड़ दी। अब मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ जगह पड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा। तो मैं I का मान क्या लिया था, V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, ये चीज़ हमने ले ली थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या, V तो आ जाएगा कॉमन, ये अपने पास V आ गया क्या कॉमन, और यहाँ आ गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, तो V से V हमने काट दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला ये आया क्या, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ मैंने समझाई। ठीक है, अब आप
सोचो कि ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, दोनों में से एक कोई 5 नंबर का आएगा फिक्स है, इसको रट्टा मार के जाना, चाहे समझ के जाना, चाहे याद करके जाना। इसके ऊपर गणितीय क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी कि तीनों प्रतिरोध का मान दे देंगे। मानो इसका 2 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका 4 दे दिया, ठीक है। तो इसका क्या दे दिया, अब देखो, अब मैं यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना, ये स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, तो मैं इसको मिटा के एक क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने इन दोनों को मिटा दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने इसका मान लिया 2, 3 और 4, तो मैं क्या लिखूंगा, R1 का मान कितना है मेरे पास, R1 का मान कितना है यहाँ, R1 का मान जैसे मेरे पास 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब मैं फॉर्मूले में मान रखूंगा, फॉर्मूला R1 का मान कितना है, 2 है, R2 का कितना है, 3 है, और R कितना है, 4 है। तो 1, 2, 3, यानी कि ये कितने हो गए, 5 और 4, 9 ओम आ गया। प्रतिरोध का मान क्या आया, यानी कि इस परिपथ में टोटल प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध का मान क्या है, 9 ओम है। इससे कैसे मैं सेम मान यहाँ लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ इतना इसलिए साफ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक लाइन हमारे को और लिखनी पड़ेगी, जो मैंने अभी अंतर बताया दोनों के बीच में, उसमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ 1/R1 यही मान वापस रख लेता हूँ मैं, 2, 3 और 4, यानी कि R1 का मान कितना है हमारे पास 2, R2 का 3 और R3 का क्या है 4 है, ठीक है। अब इनमें से देखो आपके लसब कितना आएगा, यानी कि ये भिन्नों की जोड़ बाकी आपको आती होगी, तो लसब आएगा हमारे पास 12, ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो 4 और 3 7 और 6 13/12 आ गया। क्या आ गया, 13/12 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, ये जो मान आया है ना, ये किसका आया है, 1/R का, लेकिन R का मान नहीं आया है। तो R का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पक्षानंदन करेंगे। कैसे करेंगे कि R को इधर लेके आ जाएंगे, इन सबको उधर भेजेंगे, तो ये इधर कहाँ जाएगा, गुणा के अंदर जाएगा, और ये जो है ये किस में जाएगा, भाग में, और R इधर किस में आ जाएगा, गुणा में। तो R का मान हमारे पास क्या आया, 12/13। अब जब हम 13 का 12 के अंदर भाग देंगे, यानी कि अगर इसको आगे सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे, तो अपने पास कितना मान आएगा, यहाँ मैं भाग दे के देख लेता हूँ, ये 12 और ये 13 लगेगा पॉइंट 120, और 120 आ गया, यानी 12 नम्बे 113 नम्बे 117, तो ये 3 बचेगा, यहाँ 30 आ जाएगा, और 13 दूनी 26, यानी क्या है अपने R बराबर कितना आया, 0.92, ठीक है। तो अब जो मैं कह रहा था एक नया पॉइंट निकलेगा, यानी कि इस प्रतिरोध में जो R का मान कितना है वो 0.92 ओम है। तो इस प्रतिरोध में एक लाइन क्या लिखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे मान कितना आया, 9 ओम आया, कितना 9 ओम आया, ठीक है, 9 ओम आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अधिकतम प्रतिरोध कितना था, 4 था, उससे ये मान क्या है, बड़ा है। मतलब श्रेणी क्रम परिपथ में जो अधिक प्रतिरोध होगा, अगर उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाले तो उससे ज्यादा होगा। अगर ये लाइन समझ में नहीं है वापिस सुन लो कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा और उस परिपथ का पूरा तुल्य प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बड़ा प्रतिरोध छोटा है किससे, तुल्य प्रतिरोध से। किससे, इसको क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्या है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है, लेकिन ये देखो 0.92 आ गया, मतलब इससे भी छोटा है। तो हम यहाँ पे लाइन क्या लिख सकते हैं कि छोटा प्रतिरोध बड़ा है किससे, तुल्य प्रतिरोध से। तो ये चीज यहाँ पे डिफरेंट है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे, ठीक है, ये इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आप इसकी किताब में क्वेश्चन आंसर दिए हुए वो आप कर लेना, और वैसे मैं क्वेश्चन आंसर का एक अलग वीडियो बना के लेके आऊँगा, ठीक है। अब देखो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, ये मैं सारा साफ कर लेता हूँ, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है एक बार तो ले लेना।
चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मिटा देता हूँ। अब देखो, अब एक मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब देना। जब हम या बैटरी या सेल का प्रयोग करते हैं तो उनके दोनों टर्मिनलों के ऊपर विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, आगे उपकरण जो लगा हुआ होता है वो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की गति स्थापित होती है। लेकिन उससे क्या होती है, बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो जो बैटरी के अंदर जो ऊर्जा है वो गई कहाँ? क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो जो बैटरी के अंदर ऊर्जा आती है वो कहाँ गई? तो मैं आपको बताता हूँ, वो जो ऊर्जा होती है जिस एलिमेंट के लिए उपयोग होती है, वो एलिमेंट गर्म हो जाने लग जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आपने पंखा चलाया तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे पंखा गर्म हो गया, मोटर चलाई तो मोटर देखोगे गर्म हो गई। तो वो जो बैटरी की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, वो एलिमेंट जो गर्म होता है उससे ताप में वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती। तो ये चीज़ आपने कभी नोटिस की होगी। ठीक है, चलो चलो चलो, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो वो चीज़ क्या आपने कभी नोटिस की होगी कि वो चीज़ क्या होती है, गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप वीडियो देखते हुए कभी बोर वगैरह होते हैं तो कमेंट कर देना, ताकि ये भी बता देना कि हम बोर वगैरह होते हैं तो आगे जो वीडियो बनते हैं उसमें थोड़ा कहानी वगैरह सुना दिया करेंगे आपको, जोक्स वगैरह। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, जो एलिमेंट क्या हो गया, गर्म हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया, तापीय प्रभाव आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर बैटरी की ऊर्जा खर्च नहीं होती तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। अगर बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती तो हमारे को बैटरी को चार्ज करना ही आवश्यक नहीं होता। अगर बैटरी को चार्ज करना आवश्यक होता है तो कहीं ना कहीं बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। वो डिस्चार्ज क्यों होगी? क्योंकि बैटरी के अंदर जो ऊर्जा है वो इंस्ट्रूमेंट को गर्म करने में जा रही है, यानी कि वो ऊर्जा का उष्मा के अंदर क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, अब देखो है कि आपके लिए एक प्रतिरोध है, यानी कि ये मैं यहाँ एक बढ़ा देता हूँ। यहाँ मैंने कुंजी लगा दी, यहाँ बैटरी लगा दी। ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो मतलब ये आर प्रतिरोध है, इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या हुआ, आई विद्युत धारा आई पर प्रभावित हो रही है। और इन दोनों सिरों के मध्य यान ले लेते हैं। यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, वी है। क्या है वो, वी है, विभवांतर वी है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि एक समय में, यानी कि यहाँ से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, मैंने पहले ही बताया था कि विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर क्या है, विद्युत धारा है। तो ये जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या हो रही है कि एक टी समय में, ठीक है, क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। विद्युत धारा मैंने बताया था कि वो क्या बोला, एक टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। ये क्या समय और ये क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। यानी कि इस सर्किट के अंदर क्या, जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वहाँ क्या, आवेश है। और समय जो ले रहा है वो क्या है, टी है। क्या है, टी है। तो जो क्यू आवेश विभवांतर वी से प्रवाहित होने में जो यहाँ कार्य होगा, क्योंकि यहाँ से ये क्यू आवेश यहाँ तक जाएगा तो ये प्रतिरोध कोई ना कोई काम करेगा। माना यहाँ बल्ब है तो क्या होगा, बल्ब जलेगा, फैन है तो क्या होगा, पंखा चलेगा, या मोटर लगी है तो मोटर चलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कार्य होगा। क्या होगा, कोई ना कोई कार्य होगा। तो वो कार्य जो होगा वो इसका और इसका गुणनफल होगा, यानी किया गया कार्य क्या होगा, वी क्यू होगा। क्या होगा, वी क्यू होगा। तो इसमें जो ऊर्जा, यानी कि इसके अंदर जो काम किया गया, यानी ताकत लगी है, पावर लगा है काम करने में। आप कोई भी काम करते हो उसमें ताकत चाहिए। अगर आप स्कूल जाते हो तो बैग उठाने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसने कोई ना कोई काम किया तो उसके अंदर क्या चाहिए, अपने को
ताकत चाहिए, तो वो जो ताकत आएगी वो क्या क्या आएगी, P बराबर V Q अपॉन T। क्या है, P बराबर V Q अपॉन T है। क्या है, P बराबर V Q अपॉन T है। ठीक है, Q बराबर क्या है, ठीक है। अब Q बटा T को क्या लिखते हैं हम, पता है आपको? अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। ये मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि विद्युत धारा यानी कि एक एकांक समय में जो आवेशों का प्रवाह होता है उससे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, Q अपॉन T होती है। वो क्या होती है, Q अपॉन T होती है। तो जो Q अपॉन T लिखा है इसकी जगह मैं क्या I लिख सकता हूँ। तो P बराबर अपने पास जो मान आएगा क्या आएगा, VI आएगा। क्या आएगा, ये P क्या है, पावर यानी कि शक्ति। क्या है, शक्ति। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोट होता है। क्या होता है, वोट होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये क्या है, P यानी यहाँ क्या है, शक्ति है। क्या है, शक्ति। और इसका जो मात्रक होता है ये लिख दिया मैंने मात्रक, तो ये क्या होता है, वोट होता है। वोट को किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। किससे, W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। मैंने क्या किया, यहाँ पे Q आवेश भेजा, उसने एक निश्चित समय में क्या किया, उसने कार्य किया। कितना कार्य किया, V इंटू टी। जो V इंटू टी मैंने यहाँ लिखा, और समय भी बताना था, इतने समय में किया। तो क्या आया, P बराबर V बटे क्यू टी। और क्यू टी को मैंने Q अपॉन T को मैंने पहले बताया था I लिखते हैं। तो ये जो P है यहाँ क्या, शक्ति है। शक्ति यानी इसने ताकत लगाई कोई ना कोई काम करने के लिए, तो क्या आ गया, पावर आ गया हमारे पास। ठीक है ना। तो ये क्या है कि समय में स्रोत में परिपथ में प्रदान की गई ऊर्जा जो थी अपने पास, वो क्या आ गया, P इंटू टी आ गया। यानी क्या हो गया, जो यहाँ पे ऊर्जा हमने कार्य की थी, ये तो हमने क्या निकाला, ये हमने पावर निकाला। पावर कब निकला, जब हमने कार्य बटे टी किया। काम किया इसने इतना, V और Q काम किया। V और Q काम क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे वोल्ट है और यहाँ पे क्या Q आवेश आ रहा है। इन दोनों ने मिलके क्या किया, यहाँ काम किया। कितने समय में किया, इतने समय में किया, T समय में किया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये T क्या होगा, उधर गुणा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, P इंटू टी बराबर V Q। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, V Q। तो आप मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, अब जब मैंने V Q लिख दिया, तो जो P है, P का मान मैंने यहाँ क्या लिया था, VI। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, P की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, VI अपॉन VIT। ठीक है, क्या लिखा मैंने, VIT। यानी कि इसने जो काम किया वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। QV किसके बराबर है, इसके बराबर। यानी किया जाने वाला काम किसके बराबर है, शक्ति के बराबर है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप में जितनी ताकत होगी उतना आप क्या करोगे, काम करोगे। ठीक है, उतना आप काम करोगे। जब इसने काम किया मतलब यह मोटर चली, काम हुआ तो क्या होगा, मोटर गर्म होगी। अगर मोटर गर्म होगी कब होगी, जब धारा यहाँ से गई। ठीक है, उसने एक समय में काम किया है, काम करने में टाइम तो लगेगा, यानी T समय में काम किया। तो T समय के अंदर काम किया है। ठीक है, तो उसका मैं क्या लिखूंगा, मोटर गर्म हुई, H बराबर VI क्या आ जाएगा, T। VI T आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें धारा भी आई, वोल्ट भी आया, और साथ साथ समय के साथ साथ वो गर्म होती गई। अब जब मैं इसमें ओम का समीकरण लगाऊंगा, क्या ओम का समीकरण लगाऊंगा, तो V बराबर क्या होता है, H बराबर V बराबर मैंने कहा था IR होता है। क्या होता है, IR होता है। तो देखो I यहाँ 2 बार आ रहा है, मैं यहाँ स्क्वायर लिख सकता हूँ, I स्क्वायर T हो जाएगा, I स्क्वायर T हो जाएगा। यानी हीट का फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, I स्क्वायर T हो गया। हीट का फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, I स्क्वायर RT हो गया। और इसी को ही कहते हैं क्या कहते हैं, इसका जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल ध्यान रखना कार्य का मात्रक है, जूल क्या है, कार्य का मात्रक है। तो हमने इतने में क्या बता, अब आप कह रहे हो हम बोर हो गए। बोर तो हो गए क्योंकि ये फिजिक्स है,
और फिजिक्स में जो ये इतने सारे फॉर्मूले लेके वो बोलने के साथ साथ लिखने पड़ते हैं। जब आप बोल के करोगे, सीधी बात है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, जैसे मान लें यहाँ से विद्युत धारा गई, ठीक है, मतलब आप कहीं जा रहे हो, जैसे आप काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आप काम करने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, आप यहाँ ताकत लगाओगे, ऊर्जा लगाओगे, ठीक है, ऊर्जा के साथ साथ और भी मटेरियल चाहिएगा काम करने के लिए, जैसे यहाँ पे V और Q, ठीक है, एक टाइम लगा तो टाइम लगा क्या हो गया P, यानी कि ये क्या पावर, ताकत, आपकी ताकत, जितना ताकत थी उतना काम किया आपने, ठीक है, जैसे आप स्कूल गए, पढ़ने के लिए गए, ठीक है, तो जितनी ताकत थी उतने टाइम में आपने क्या किया, इतना काम किया। आप किताब को भी साथ में लेके उन्हीं से काम करोगे ना, तो जैसे यहाँ पे Q आवेश गए, वैसे ही आपके साथ में क्या गए, किताब को भी गए, आपको एक टाइम लगा काम करने के लिए, तो वो जो निकाला हमने ये आया, Q/T का क्या होता है, V होता है, ठीक है, तो ये जो P है ये क्या ताकत है आपकी, क्या है ताकत, तो इसका मात्रा क्या होता है, वोट होता है। जब आपने पढ़ाई की स्कूल में, आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ाई की, तो दिमाग गर्म हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग गर्म हुआ तो वो हीट हो गया, तो हीट अपने कैसे पता चली, जो आपकी ताकत थी उसके साथ टाइम था, ठीक है, वो टाइम धीरे धीरे खर्च हो गया, उसी ताकत और उसी टाइम से आपने काम किया, जब काम किया तो वो हीट हुआ तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम, क्या 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 कहते हैं, जूल का तापन नियम कहते हैं। और इसमें क्या है कि प्रतिरोधक में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती तथा उसी समय में ये क्या होगी, ये सारा जो मैंने बताया था यही लिखा हुआ है, क्या है जो मैंने ये बताया ना, यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो सुनो, मैं मेरे पास की बुक खोली हुई है, मैं बुक की लैंग्वेज ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इस नियम में यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा, ये देखो ऊष्मा उत्पन्न हुई, ठीक है, दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आई हटाऊंगा तो इसके बट्टे के अंदर जाएगा, तो ये क्या हो गई, अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, अगर मैं यहाँ से आर लाऊंगा, यानी कि ये जो पहली लाइन है वो तो ये बोल रहा है क्या होगी, हीट के विद्युत धारा ये होगी, ये यहाँ से यहाँ गई, वर्ग आएगा तो बराबर क्या हो गया, आर टी हो गया। अब दूसरे लाइन में ये बोल रहा है क्या, H/R, ये क्या प्रतिरोध है, बराबर I² T है, ये भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। और उस समय के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अब तीसरे में ये बोल रहा है कि आप समय लेके आओ इधर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, I²R, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में आप विद्युत सांद्रता को किसी अज्ञात वोल्टता से संयोजित करते हैं, तो I बराबर, ये मैंने कहा था ओम का नियम आ गया, ठीक है। अब आता है क्या, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, वही है, स्कूल गए, दिमाग गर्म हुआ, टाइम लगा, काम किया और ये दिमाग गर्म का फॉर्मूले आ गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, नहीं, जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या होता है, तो सीधी सिंपल है, कुछ ध्यान नहीं रखना। क्या होता है, तापीय प्रयोग कैसे होते हैं, हीटर, आपने पानी गर्म करने की रोड देखी होगी, ठीक है, पानी गर्म करने की रोड होती है, वो भी क्या होती है, तापीय प्रभावित तो होता है वो, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर हम देखें, जैसे पंखे चलते हैं वगैरह, हीटर होता है, पानी गर्म करने की रोड होती है, विद्युत केतली होती है, तो ये सारी क्या है, तापीय प्रभाव। अब जब ये तापीय प्रभाव होता है वो किसके ऊपर होता है, तो ध्यान रखना, विद्युत धारा के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, यूज करने के जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर होता है। और कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, वो वही एलिमेंट यूज होंगे जिनका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होने पर भी गलेंगे नहीं, ठीक है। गलनांक क्या हो जाता है किसी पदार्थ का, वो ताप जिसके ऊपर वो गलना स्टार्ट हो जाए या पिघलना स्टार्ट हो, यानी कि जितना अधिक टेम्परेचर आएगा फिर भी वो नहीं गले, तो उसका गलनांक क्या हो गया, उच्च हो गया। तो वो जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम का गलनांक बहुत उच्च होता है, तो जो विद्युत केतली, हीटर, रोड, उस सब में क्या लगता है, नाइक्रोम लगता है, विद्युत तंदूर, टोस्टर वगैरह सभी में, ठीक है। और उससे ज़्यादा जैसे बल्ब, आपने बल्ब देखा होगा, उसके अंदर टंगस्टन का एलिमेंट होता है, तो टंगस्टन का भी गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है,
ठीक है। टंगस्टन का भी गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। तो ये सारे उपयोग आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ लेना, इस किताब में सारा यही दिया गया है, ठीक है। ठीक है, अब आता है कि इसका और कहाँ पर प्रयोग होता है। तो इसका ध्यान रखना, तापीय प्रभाव का सबसे अच्छा प्रयोग होता है क्या, फ्यूज में। कहाँ, तो आपने फ्यूज देखा कभी, फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज में यहाँ आपको बना देता हूँ, यहाँ चौरस डब्बा होता है, यहाँ दो युक्तियाँ होती है लगी हुई, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपस के अंदर तार क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, एक पहनाया जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये अंदर क्या होते हैं, तार से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता है तार से जुड़ा हुआ, ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से धारा आती है और यहाँ से जाती है। अगर इस पे लोड बढ़ जाए, यानी कि ये क्या आती है, सुरक्षा युक्ति, अगर पीछे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या लोड बढ़ गया, तो ये जो तार है ना, ये बीच में से टूट जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, और इसीलिए यहाँ पे लगाया जाता है। अगर पीछे से लोड बढ़े, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो वो सप्लाई यानी बंद हो जाएगी, विद्युत धारा पर प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक छोटा चैप्टर है कि विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। और किसी विद्युत परिपथ में सहित विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है। और विद्युत परिपथ में क्या होती है, विद्युत ऊर्जा का काम होगा, विद्युत ऊर्जा काम करेगी, तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे, पी। और मैंने आपको बता दिया पी बराबर क्या होती है, शक्ति, इसका मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। और मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। तो ध्यान रखना, एक वोट बराबर क्या होता है, सबसे मेन बात, एक वोट बराबर क्या होता है, ठीक है। तो एक वोट बराबर क्या होता है, एक वोट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, यानी कि 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है, ठीक है। ये वोट इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना बुक में, और कुछ नहीं है, ये आपको चैप्टर, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात, मैं ये बता दूं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर रोज 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारा टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन करोगे तो बोर्ड एग्जाम तक आपके 1-1 नंबर में, साइंस हो, हिस्ट्री हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक ज्वाइन करें। फेसबुक पे ऊपर भी हम क्वेश्चन देते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमारे छोटे छोटे वीडियो आते हैं, कभी किसी की परिभाषा आ गई या कभी किसी के भेद बता दिए, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो लगा पढ़ते पढ़ते कि इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम डाल देते हैं। तो उनसे हम उसका आंसर पूछते हैं, तो आप कमेंट करके आप अपना आंसर बता सकते हो। तो इन तीनों के लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वीडियो का जो पहला पार्ट है, अगर वो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो देख लें। धन्यवाद।